ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਧਰ नहीं खोलेंगे ਸਾਨੂੰ पाकिस्तान खोल लेने दो। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं। किसानों की सरकार से भी वार्ता चल रही है, उसके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर पिछले कुछ वक्त से किसान जो हैं वो डटे रहे। किसानों की पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी हुई, कई जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन में अभी जो नजर आ रहे हैं वो पंजाब के किसान सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। पिछली बार जो प्रदर्शन था उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान थे। राकेश टिकैत को हमने लगातार देखा कि वो आंदोलन के अगुवा बने हुए थे। उसमें हरियाणा के भी किसान थे, बाकी जगहों के भी किसान थे। लेकिन अब यहां समस्या जो है, जो सवाल है वो ये उठ रहे हैं कि क्या पंजाब के किसान पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि पंजाब के किसानों की जो समस्या है आज के वक्त, क्या वो समस्या पूरे भारत के किसानों की कॉमन समस्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आता है, मेरी जो उम्र है उस लिहाज से, हमने बचपन में जब किताबें पढ़ी तो हमें यह पढ़ाया गया कि पंजाब जो है सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद, छोटे राज्यों में से एक होने के बावजूद, खेती किसानी में बहुत उन्नत है। सबसे ज्यादा गेहूं उगाता है, सबसे ज्यादा चावल उगाता है, वहां के किसान खुशहाल हैं। यह हमने तमाम किताबों में पढ़ा। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि पंजाब में स्थिति बदल गई है? पंजाब के किसानों पर क्यों कर्ज बढ़ा हुआ है? और क्या जो पंजाब के किसानों की हालत है वही किसान गुजरात में भी है? मैं गुजरात में बैठा हुआ हूं, मेरे साथ जिगर भाई हैं, मेरे साथ किरण भाई हैं। किरण भाई जो है खेत में काम करते हैं, किसान हैं। जिगर भाई किसानों से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनके बीच हूं। मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि क्या समस्याएं हैं, क्या गुजरात में भी वो समस्या है? क्या बिजली की समस्या गुजरात में ज्यादा है, या फिर समस्या सरकार की बनाई हुई है? सब्सिडी सरकार से तो पहुंच रही है लेकिन किसान को नहीं मिल पा रही। क्या बीज और खाद पर जो डिस्काउंट मिलना चाहिए, जो सरकार से सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो पंजाब, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पंजाब में ही ना मिल रही हो, गुजरात में मिल रही हो, या दोनों जगह कॉमन प्रॉब्लम है? ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जिगर भाई, आपसे भी और किरण भाई से, दोनों से मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो बीज और खाद सरकार, तमाम राज्य सरकारें भी और केंद्र भी दावे करती हैं कि ये सब सब्सिडी पर मुहैया कराया जा रहा है और अच्छी क्वालिटी का मुहैया कराया जा रहा है, तो क्या ऐसा सच में है? और क्या उस सब्सिडी वाले बीज को लेने के लिए कोई मारामारी नहीं है? क्या ऐसा है कि वो काउंटर पर मिलता है, मैं गया और जाकर 10 मिनट में या 1 घंटे में या 2 घंटे में जाकर वापस आ गया? क्या ये समस्या है? या फिर वहां पर लेने के लिए मिल तो जाता है लेकिन उसे लेने के लिए सुबह से रात तक या अगले दिन सुबह तक इंतजार करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बीज जो अच्छी क्वालिटी के जो मिलते हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए क्या है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अच्छा। जो फर्स्ट रहता है, हाँ, वही उसको मिलता है और एक लिमिटेड स्टॉक रहता है। अच्छा। तो समझो कि ऐसा नहीं कि जितने खेडूत के उसको सबको मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मिलता है सबको। ठीक है, ऐसा है, लिमिटेड स्टॉक रहता है, आपको पहले ऑनलाइन करना पड़ता है। ठीक है। समझो कि अभी ये हमारे खेडूत है, हाँ, उनको ऑनलाइन करना क्या है उसको वही पता ही नहीं। ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, खेडूत गुजराती में किसान को कहते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए किसान हैं। और दूसरा, जो जिगर भाई ने जो सवाल उठाया कि किसान को सरकारी अच्छा बीज खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम जहां बैठे हुए हैं इस वक्त, यहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी जो है वो मुश्किल से मिल पा रहा है। हम गुजरात के उस हिस्से में हैं। गुजरात बहुत प्रॉस्परस स्टेट है, देश के उन राज्यों में से है जो सबसे ज्यादा खुशहाल कहे जाते हैं। उसके बावजूद गुजरात के इस हिस्से में मोबाइल में नेटवर्क मुश्किल से आ रहा है। इंटरनेट चल रहा है लेकिन वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो यहां का किसान, जो जिगर भाई कह रहे हैं कि किसान को ये पता ही नहीं ऑनलाइन कैसे कुछ अप्लाई करना है, तो वो क्या करे? और शहर, यहां से शहर जाना होगा उसके लिए। सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करना है। दूसरा, वो पता करने का क्या जरिया है? वो पता करने के लिए या तो आपके पास अखबार आए, ग्राम सेवक अगर बोलेगा तभी उसका तभी होगा। यदि उसने नहीं बताया तो पता नहीं चलेगा। और फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्पेशल पहले एक दिन शहर जाना होगा जी। तो इन सब की समस्याओं में किसान फिर क्या करता है? मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं से पूछकर बताएं कि यदि बीज सरकार से नहीं मिला
तो फिर आपके पास, किसान के पास क्या ऑप्शन है? वो बीज कहां से खरीदेगा? मैं इनसे हिंदी में बात करूंगा, आपको आपके साथ गुजराती में। તમને સમજો કે બિયારણ ના મળ્યું સરકાર તરફથી, તો તમે શું કરો છો? ક્યાંથી લાવો છો? દુકાનમાંથી લાવવા પડે। દુકાનમાંથી લાવો। समझो कि गवर्नमेंट से बीज नहीं मिले, गवर्नमेंट के, अगर वो वहां से नहीं मिले तो वो कहीं से भी और दुकान से कोई कैसा भी लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि जो सरकार से बीज मिलेगा वो क्वालिटी टेस्टेड होगा। मान लेते हैं कि गेहूं की फसल की बात करते हैं, या गुजरात में कपास जहां हम बैठे हैं वहां कपास उगता है, तो ये मान लेते हैं कि अगर कपास में 3 वैरायटी हैं, ए, बी और सी वैरायटी, तो अगर सरकार से जो मिलेगा कपास उगाने के लिए जो बीज मिलेगा वो सबसे टॉप क्वालिटी का होगा, ए क्वालिटी का। लेकिन वो बीज देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। तो जब आप लोकल दुकान पर जाएंगे तो कोई क्वालिटी चेक नहीं है, तो हो सकता है वो ए क्वालिटी का बताकर आपको बी या सी क्वालिटी का कोई बीज दे दे। ऐसा होता है क्या? होता है ना ऐसा। हाँ, तो जब हम वहां से खरीद के लाएंगे जिगर भाई, तो एक सवाल और कि जैसे सब्सिडी का बीज जो है वो अच्छा भी है, और जाहिर तौर पर सब्सिडी है तो सस्ता भी होगा, तो किसान को जो बाहर से बीज खरीदना पड़ेगा वो बीज कितना महंगा पड़ता है? वो बीज महंगा भी पड़ता है। समझो कि जो गवर्नमेंट से जो आता है तो समझो कि वो 1000 रुपए का MRP है। हाँ, सब्सिडी का हमें 80% मिलता है, समझो। ठीक है, तो 200 रुपए में भी मिलेगा। 200 रुपए में मिलेगा। तो सेम बीज हम बाहर से लेंगे, हाँ, तो 1000 की जगह पर हमको 1100 या 1200 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, वो 1100 या 1200 की जो बात कर रहे हैं, जो मुझे एग्जाम्पल, मुझे ठीक कीजिएगा यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो, अब वो 1000 रुपए के बीज का दाम 1100 या 1200 कैसे होगा? मान लीजिए अभी बुवाई का सीजन अगर चल रहा है, तो जाहिर तौर पर सभी को बीज की जरूरत अभी ही होगी। आज से 1 महीने बाद तो किसी के लिए उन बीजों का कोई काम होगा नहीं। तो जब लोकल दुकान वाला ये देखेगा कि अभी डिमांड ज्यादा है, तो वो दाम जो है उसके बढ़ा देगा। तो जो वही बीज जो सरकार से लेने पर 200 रुपए का मिल रहा था, वो लोकल दुकान से 1000 रुपए का मिला, तो किसान की लागत बढ़ गई। और वो 1000 रुपए वाला भी जब 1200 रुपए का मिला तो लागत और ज्यादा बढ़ गई। तो इससे किसानों की एक बड़ी समस्या जो है, अब जब लागत बढ़ेगी तो हो सकता है कि जो फसल जब उगे, जब फसल निकले खेत से, तो जिसने सरकारी बीज लिया था वो उस फसल को 200 रुपए की लागत वाली फसल को 400 रुपए में बेच पाए, लेकिन जिसकी लागत ही, जिसका बीज ही 1200 रुपए का था, वो कैसे उस 400 रुपए वाली फसल को बीट करेगा? यह सबसे बड़ी समस्या है। यह पूरे भारत की समस्या शायद होगी, गुजरात के किसानों की कम से कम यह समस्या है। अच्छा जिगर भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो अगर हम ये माने कि यदि 100 लोगों ने, 100 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो सरकार का कोटा कितना होता है? कितने परसेंट? 20%, 30%? कितने किसानों को वो बीज मिलता है? और कितने ऐसे होते हैं? क्या सरकारी बीज वाले ज्यादा किसान होते हैं, या वो ज्यादा होते हैं जिन्हें प्राइवेट दुकान से खरीदना पड़ता है? नहीं, ज्यादातर प्राइवेट दुकान से जो खरीदते हैं वो किसान ज्यादा रहते हैं। उसमें क्या, जो पोर्टल ओपन होता है तब एक लिमिट रहती है उसकी कि 30% ही उसके अंदर मिल पाएगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। जो पहले ऑनलाइन कर देगा उसको ही मिलता है। ठीक है, तो आप अब ये बातचीत से ये क्लियर है कि एक तो ये मेजर समस्या है, और मुझे लगता है कि अगर ये समस्या गुजरात में है तो इससे मिलती जुलती समस्या देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही होती होगी। दूसरी चीज जो होती है किसी भी फसल को उगाने में आज के वक्त में, वो जरूरत पड़ती है बिजली की, क्योंकि अब वो बैलों से पानी निकालना और वो प्रोसेस तो है नहीं। तो वो पानी जब निकालना है, पानी जब लगाना है खेत में, तो बिजली की जरूरत पड़ेगी। वो बिजली पर सब्सिडी क्या सभी किसानों को मिलती है, या उसके लिए भी ऐसा होता है कि घूसखोरी चलती है, बिल ज्यादा आता है फिर उसको घूस देकर ठीक कराना पड़ता है, या वो सबके लिए कॉमन होता है? नहीं, वो सबके लिए कॉमन ही रहता है। हाँ। वो खेडूत को सब्सिडी के बाद ही पैसे भरने हैं। अच्छा। उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो उसमें दिक्कत ये है, हाँ, कि समझो कि 24 घंटे में सिर्फ 8 ही घंटे बोलते हैं, हाँ, खेडूत को बिजली। अच्छा। और 8 घंटे में भी 1-1.5 घंटा आती है जाती है, कहीं पे कोई केबल टूट गया है। अच्छा। ऐसा रहता है। हाँ। तो एक ये बिजली की समस्या जो है, जैसा जिगर भाई समझा रहे हैं कि किसान के लिए, यदि आम आदमी के लिए किसी शहर में बिजली 24 घंटे आ रही है, तो किसान के लिए खेत में काम करने की जो बिजली है वो 8 घंटे ही आती है, और उस 8 घंटे में भी वो कभी आएगी कभी जाएगी, तो मान ले कि 4 से 5 घंटे ही बिजली मिलेगी, ऐसा। ठीक है।
किरण भाई हमारे साथ हैं। किरण भाई से मैं जिगर भाई के माध्यम से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती है बोलना। तो जिगर भाई, किसान महंगा बीज लाया, किसान ने फसल उगाई, क्या जो बीज पर जो होता है वही सब सिस्टम खाद पर भी चलता है या खाद का सिस्टम कुछ अलग है? खाद सभी को सस्ते में मिल जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? खाद में भी सब्सिडी रहती है, लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि एक टाइम रहता है, एक ग्राम सेवक जो रहता है, हाँ, तो गाँव रहता है उसका जो ग्राम सेवक वो बोलता है कि भाई खाद आ गया है, आप आकर ले जाओ। ठीक है। और वही टाइम पे वो जो खेडूत है उसके पास जो पैसे की व्यवस्था नहीं है, हाँ। 2 दिन के बाद गया, भाई अब लौट नहीं है, वहां पे चला जाओ वो प्राइवेट दुकान पे, वही से तुझे मिल जाएगा। अच्छा। 200 रुपए या 300 रुपए ज्यादा लेकर लेना पड़ेगा। अच्छा, वही खाद जो है। वही खाद। अच्छा, तो एक ये समस्या है। देखिए, ऐसी तमाम स्टोरीज आती हैं कि किसान गरीब होते हैं। हम लगातार सुनते आए कि महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकुशी की, उन पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। पंजाब के किसानों पर भी कर्जा बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 80,000 करोड़ रुपए के करीब पंजाब के किसानों का बकाया है बैंकों, मतलब बैंकों को पंजाब के किसानों से वो चाहिए 80,000 करोड़ रुपया। तो जिगर भाई, किसान को खेती करने के लिए पैसे की जरूरत तो होगी ही, जाहिर तौर पर उसे बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसे बिजली का बिल भरने के लिए पैसा चाहिए, उसे खाद के लिए पैसा चाहिए, और उसके अलावा खेत में बुआई और जुताई करने के लिए ट्रैक्टर या बाकी मशीनें जो सब किसानों के पास नहीं हो सकती, उसके लिए भी पैसा खर्च होता होगा। तो उन सब चीजों के लिए किसान लोन लेता होगा। जहां तक मैं मानता हूं कि सभी किसान सक्षम नहीं होते, बड़े किसान सक्षम होते होंगे लेकिन सभी नहीं होते। तो वो लोन क्या आसानी से मिल जाता है, और क्या उस लोन को चुकाने के लिए क्या बैंकों की तरफ से कोई ज्यादती की जाती है, या वो लोन ऐसा हो जाता है किसान की फसल बिकने के बाद कि इतना पैसा भी नहीं मिल पाता कि वो लोन चुकाया जा सके? ऐसा कुछ चलता है क्या? लोन तो मिल जाता है। समझो कि खेडूत के पास छोटी बड़ी जो जमीन रहती है, हाँ। वो जमीन पे उसको लोन मिल जाता है। ठीक है। जमीन नहीं है तो नहीं मिलती। ठीक है। ठीक है, लोन भी मिल भी जाती है, और वो भी 4% पे ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है। सबसे बढ़िया है। हाँ। गवर्नमेंट का ये बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन अगर वो लोन मिल गया, उसके बाद जो बीज है, खातर है, ट्रैक्टर से कुछ किया है, हाँ। वो सब करने के बाद भी कुछ फसल निकली, तो फसल का पूरा उसको दाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अच्छा, देखिए, अब हम फसल के दामों वाली बात तक पहुंच गए हैं। तो अब यहां 2 चीजें हैं। एक एमएसपी आपने सुना होगा, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एमएसपी जो है, क्या सरकार का वो जो सिस्टम है एमएसपी देने वाला, उस एमएसपी पे क्या सरकार, यदि कोई किसान है, जैसे किरण भाई ने कुछ उगाया, यदि ये जाते हैं कि भैया ये मैंने फसल उगाई, ये सरकार का एमएसपी है, तो क्या सरकारी गोदाम में जो बाबू बैठा है वो उसी एमएसपी पर खरीद लेता है, या वहां पर कुछ अलग तकनीक होती है, फिर वो कहता है कि नहीं आपका ये क्वालिटी खराब है तो इसके इतने पैसे कटेंगे, या कुछ इस तरीके की समस्या होती है क्या? जी होती है। हाँ। समझो कि एपीएमसी हमारे यहाँ है। हाँ। तो हमारे यहाँ जो निकलता है, हाँ। जो मटेरियल, हाँ। समझो कि कपास है, ठीक है, तुअर जो भी हो, हाँ, वहां लेकर जाते हैं, तो वो बोलता है नहीं ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होगा, उसका ये रेट आएगा, हाँ, ये आएगा, हाँ, ऐसा रहता है। ठीक है। तो किरण भाई, आपसे मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने वही बीज उगाया, आपने पूरी मेहनत की, मान लीजिए कि आपकी फसल पकने से पहले, ठीक पहले बारिश हो गई, तो आपने जो भी उगाया, मान लीजिए वो जैसे कपास उगाई, तो वो बारिश की वजह से मान ले उसका रंग हल्का सा खराब हो गया, तो क्या फिर सरकार उस कपास को खरीदने में आनाकानी करेगी? ऐसा होता है क्या जिगर भाई? આપણે કપાસ ઉગાડ્યો છે, ફાટીને રેડી થઈ ગયો છે, વરસાદ પડ્યો, કપાસ કાળો થઈ ગયો છે, પીળો કાળો, બરાબર, પણ એ કપાસ લઈને આપણે એપીએમસી માં ભરવા ગયા તો ભાવ મળે કે તમારી જોડે હા ના કર્યા કરે છે, ભાવ કાપી નાખે ને, ભાव कापी करे, जो रेट रहता है जो वो काट के देते हैं। अच्छा, मतलब सरकार को चाहिए कि जो दाम निर्धारित किया है तो वो फसल अच्छी क्वालिटी की चाहिए। अब लेकिन अब देखिए, यहां समस्या यह है कि फसल अच्छी क्वालिटी की तब होगी जब सारी चीजें फेवरेबल हो। यदि बारिश हो गई तो उसमें किसान तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट हो सकता है कि जब बारिश पड़ गई और फसल खराब हो गई तो फिर किसान क्या करे, उसकी तो लागत निकलना भी शायद मुश्किल होगा। तो
संभव है कि एक ये वजह हो कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा फिर एक सवाल आता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें गुजरात के किसान शामिल क्यों नहीं है? गुजरात के जो किसान है उसको ऐसी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ ऐसी एग्रीकल्चर के पीछे जो लगा हुआ है ज्यादा खेडूत वो है ही नहीं अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ, कि गुजरात में इंडस्ट्रीज ज्यादा है, खेती जो करते हैं वो कम हो गई है अभी। अच्छा। और जो बड़े खेडूत भी ऐसे नहीं है। हाँ। तो वहां जाकर वो बैठेंगे। जो खेडूत है ये खेडूत है या वह ये कहाँ जाएगा उसको पता भी नहीं रहेगा कि अभी वहां खेडूत आंदोलन कर रहा है। अच्छा। किसान। हाँ, देखिए वो तो हमने जो है वो बात की थी शुरुआत में किरण भाई से कि वहां पर जो है दिल्ली में क्या चल रहा है इनको ये जानकारी नहीं है। अब जिगर भाई भी जो बता रहे हैं वो ये है कि पहली चीज तो गुजरात में उतनी समस्याएं नहीं है जितनी समस्या हो सकता है कि पंजाब के किसान जो बता रहे हैं, हालांकि उन समस्याओं का सच क्या है वो अलग एक डिबेट का बात है, लेकिन ये बता रहे हैं कि किसान के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो कहीं जाए। अब यहां से किसान, मान लीजिए किसान को यहां से अहमदाबाद या गांधीनगर जाना है तो वो वहां जाए, वो प्रदर्शन करे, वो वहां 10 दिन बैठे, तो जब वो अगर वो 10 दिन वहां बैठेगा तो किसान की फसल को, किसान के खेत को कौन देखेगा? एक तो इसका मतलब ये है, देखिए जैसा हम तस्वीरें भी देखी, जो पंजाब से किसान आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को ऊपर से उन्होंने वो कवर किया हुआ तिरपाल डालकर और उसके अंदर एसी लगाया, वो तस्वीरें देखी तो वो खुद को किसान कह रहे हैं। वो कैसे किसान है जो कह रहे हैं कि हम 6 महीने का राशन तो अपनी ट्रॉली में लाए हैं? अगर आपके पास खाने को नहीं है तो आपकी ट्रॉली में 6 महीने का राशन कैसे आया? और आपकी ट्रॉली में वो जो एसी लगा हुआ है वो एसी कहां से आया यदि आपकी समस्याएं इतनी सारी हैं? तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसको पीछे से कोई फंड किया जा रहा ताकि सरकार पर प्रेशर बने। जी सही बात है, ये हो सकता है ऐसा कि कोई पॉलिटिकली उसको प्रेशर कर रहा है या उसको फंड दे रहा है कि भाई यही अभी जो है पार्टी उसको अब डाउन करो और उसको। एक मुद्दा जो किसान वो पंजाब के भी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब किसान बुजुर्ग हो जाए 60 साल का या उससे ज्यादा तो 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाए। क्या किसान को पेंशन की जरूरत है क्या? या जरूरत तो ठीक शब्द नहीं होगा, क्या किसान को पेंशन दी जानी चाहिए क्या? बुजुर्ग किसानों को खासकर बुजुर्ग किसान को पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसके लिए उसको भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ। समझो कि गवर्नमेंट के काफी ऐसी पॉलिसी है कि 60 साल के बाद उसको पेंशन मिले। हाँ, वो वृद्धावस्था पेंशन तमाम राज्यों में है। 2000, किसी में 1500 है, किसी में 2000 है, किसी में 2500 है। तो किसान को 10,000 रुपए पेंशन क्यों दी जाए? यही तो सवाल है। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है वैसा। मतलब मुद्दे जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा उठाए जा रहे हैं। ये मेरे साथ किसानों से जुड़े नेता बैठे हैं, एक किसान मेरे साथ मौजूद है। दोनों ये कह रहे हैं कि पेंशन तो, वृद्धावस्था पेंशन तो सभी को मिलती है, राज्य सरकारों की लगभग हर राज्य में वो स्कीम है जो बुजुर्गों को पेंशन देती है। तो किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देने का जो सवाल है, जो मुद्दा है, वो मुद्दा पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है। तो देखिए 3-4 चीजें स्पष्ट हुई। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, सिफारिशें, वो 2006 में आई, जिसे कांग्रेस की सरकार ने 2014 तक इंप्लीमेंट नहीं किया। अब कांग्रेस जो है ये कह रही है कि मोदी सरकार चुनावों से ठीक पहले उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दे। किसानों का आंदोलन पिछली बार हमने देखा था करीब 13 महीने चला था, दिल्ली के बॉर्डर सील रहे थे। किसानों की जो समस्या है वो समस्या जेन्युइन समस्या हो सकती है। किसानों की क्या समस्या है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन किसानों की वजह से जो व्यापार का नुकसान है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमने वो तस्वीरें देखी बहादुरगढ़ में, जो फैक्ट्री मालिक थे दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर इंडस्ट्रियल टाउन है बहादुरगढ़। फैक्ट्री मालिक हाथ जोड़ रहे थे कि कृपा करके यहां प्रोटेस्ट करने ना आइए, हमारी जो व्यापार है वो पिछली बार ठप पड़ गया था, इस बार फिर ठप पड़ जाएगा। दिल्ली को रोजाना 600 से 650 करोड़ रुपए का राजस्व का, व्यापार का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सामान ना तो बाहर से दिल्ली आ पा रहा है, खासकर जम्मू, पंजाब, हरियाणा वाले जो एरिया हैं वहां से नहीं आ पा रहा है, और दिल्ली से जो सामान उन इलाकों में जाना है वो भी नहीं जा पा रहा है। तो और जब ये नुकसान होता है तो ये व्यापारी को भी नुकसान होता है। जब व्यापारी को नुकसान होगा तो व्यापारी का जो कर्मचारी है उसको नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा। तो
अपनी बात रखने का तरीका ये हो सकता है कि आप अपने नेता को चुनें और वो नेता जाकर सरकार से बात करे, ना कि ये तरीका हो सकता है कि आप आकर फिर से दिल्ली को घेर लें और दिल्ली जो है वो बंधक बन जाए। आपकी डिमांड्स कुछ जेन्युइन हो सकती हैं, एमएसपी बढ़ाने की बात भी हो सकता है आपकी जेन्युइन हो सकती है, लेकिन यहाँ ये फैक्ट हमें याद रखना होगा कि जब आप फसल उगाते हैं तो जो अच्छी क्वालिटी की फसल होती है, आप सेब का एग्जांपल ले लीजिए, जो कश्मीर का सबसे अच्छा सेब है उसे अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जो लीस्ट क्वालिटी का जो सेब है वही भारत की बाजारों में बिकने के लिए आता है। तो जो आप अच्छी फसल उगाएंगे उसे एक्सपोर्ट कर देंगे, खराब फसल के ज्यादा दाम मांगेंगे, यदि ये सब होगा तो अराजकता फैलेगी, हालात बिगड़ेंगे। हो सकता है भारत में भी वही हालात हों जो श्रीलंका में हुए, जो वहां की सरकार की जो कृषि पॉलिसी थी उसकी वजह से जो हालात वहां खराब हुए, उसके बाद क्या हुआ वो हमने देखा। भारत ने तो श्रीलंका की मदद कर दी थी क्योंकि श्रीलंका छोटा देश था। यदि भारत में ऐसे हालात पैदा होंगे तो भारत की मदद करने में पूरी दुनिया के खजाने खाली हो जाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। किसान प्रदर्शन करें, लेकिन ये जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने का, सरकार को झुकाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पिछली बार झुक गई थी, सरकार इस बार भी झुक जाएगी, सरकार को झुकना नहीं चाहिए। जो जेन्युइन बातें हो वही मानी जाएं, जो बातें जेन्युइन ना हो वो बातें ना मानी जाएं।